Good morning, all of you. Today, I am going to explain one more topic of the basic concept of chemistry. That is the stoichiometry of the chemical reaction. This stoichiometry is one of the important branch of chemistry by which you can make reactions more effective. Basically for all type of the chemical reaction, the most important part, that is, we have to write the reaction first. Whenever a chemical phenomena is taking place, and to summarize the chemical phenomena, first of all we have to write one chemical reaction. And whenever we write this chemical reaction, the symbolic representation of the reactant we have to write in proper way, and then we have to obtain the product. ये जो सिनेरियो आपने लिखा हुआ है, इस पूरे पार्ट को आप एक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं. तो क्या किसी भी केमिकल रिएक्शंस को मोर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए किस वे में आप रिएक्शंस को इफ़ेक्टिव बोलेंगे. जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. व्हेन कंबाइंड विद दिस HCl and it will combine to form the CaCl2 H2O as well as CO2. तो दो रिएक्टेंट ने आपस में कंबाइन करके तीन प्रोडक्ट को फॉर्म किया. अब क्वेश्चन ही आता है, इस रिएक्शंस को हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कोई भी रिलेशन इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऑब्टेन करने से पहले हमें रिएक्शन को बैलेंस्ड करना पड़ेगा. ईच एंड एवरी एलिमेंट पार्टिसिपेटिंग इन दिस केमिकल रिएक्शन मस्ट बी प्रॉपरली बैलेंस्ड. मतलब कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड CaCl2 H2O CO2 में बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, एंड दिस 2 इज़ नोन एज द कोफिशिएंट, एंड दिस कोफिशिएंट नोन एज stoichiometric coefficient, and which are required to obtain a balanced reaction. And complete analysis of this reaction जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आप करते हो, एंड दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री known as the stoichiometry, or you can say stoichiometry of the chemical reaction. So today I am going to brief out about the stoichiometry of a chemical reactions. Clear? Whenever you will obtain any of the relation of the stoichiometry, सबसे पहले आप एक रिएक्शन लिखोगे और रिएक्शन को आप बैलेंस्ड कर लोगे. जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपकी निकल के आएगी, उसके बाद अब आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशंस ऑब्टेन करोगे, उसमें मोल और का मोल से रिलेशन, मतलब रिएक्टेंट के मोल्स वर्सेस प्रोडक्ट के मोल्स का आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे. रिएक्शन का वॉल्यूम, रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट का वॉल्यूम एज वेल एज प्रोडक्ट के वॉल्यूम के बीच में आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे. ऐसे ही रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट के मास के बीच में आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे. तो इन सभी रिलेशंस को फाइंड आउट करना, दैट नोन एज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस of a chemical reaction, and which is also a part of this stoichiometry of a chemical reactions. तो today in this branch of chemistry जो हमें कंटेंट आपको कराना है, उस सारे कंटेंट में हमें मास टू मास रिलेशन पढ़ना होगा, मास टू वॉल्यूम रिलेशन पढ़ना होगा, एंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को करना पड़ेगा. इन तीनों कंटेंट को करने के लिए आपको कुछ बेसिक न्यूमेरिकल समझने पड़ेंगे, लेकिन उन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले, जब भी कोई न्यूमेरिकल आप स्टोइचियोमेट्री का करोगे, तो उस रिएक्शंस को करने से पहले आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी. उस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से पहले आप परसेंटेज यील्ड निकालिएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन के अंदर हम परसेंट यील्ड कैसे निकालेंगे. द परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड
अपॉन थियोटिकली यील्ड इनटू 100। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा अवेलेबल है। रिएक्शंस का बेसिक जो अवेलेबिलिटी है हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, ये आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन से ऑब्टेन्ड कंटेंट है और इनके बेस पर आप एस्टिमेट कर लेते हो दैट इज़ द परसेंटेज यील्ड। तो ओवरऑल फाइनली आई एम अगेन कंक्लूड माय कंप्लीट टॉपिक स्टैचियोमेट्री हेयर। द मास टू मास रिलेशनशिप हमें करना है, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप करना है एंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप करना पड़ेगा हमें रिएक्टेंट का एज वेल एज प्रोडक्ट का। इसी स्लाइड को आगे बढ़ाते हुए अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट सेगमेंट हम मास टू मास रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एंड फॉर दिस पर्पस मैंने एक न्यूमेरिकल आपके सामने लिया। वो न्यूमेरिकल 1 में आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन। इन दिस क्वेश्चन हमें 16 ग्राम मीथेन से कितना वाटर मिलेगा इसको ऑब्टेन करना है एज पर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टैचियोमेट्री। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट अ कंप्लीट रिएक्शन। कंबशन का मतलब बर्निंग होता है। जब मीथेन को बर्न करेंगे तो O2 की प्रेजेंस में करेंगे and this methane and O2 combine to form this CO2 and H2O। आप सभी ने पढ़ा है किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करने पर हमेशा CO2 और H2O ही मिलता है। एंड नाउ वी हैव टू बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन। कैसे बैलेंस करें? मीथेन का 1 मोल, यहाँ पे 2O2 लगा दिया आपने एंड यहाँ पे 2H2O लगा दिया एंड दीज आर द स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट विच आर जस्ट एडेड टू बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन। तो मीथेन plus 2O2 combine to form the CO2 plus 2 water and as per this reaction जब 1 मोल मीथेन, 1 मोल में कितने ग्राम होंगे? 16 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम जब मीथेन कंबाइन करता है तो आपको 36 ग्राम वाटर मिल जाता है। 36 क्यों बोला आपने? क्योंकि 18 इंटू 2 वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 36। 16 ग्राम से कितना मिलता है? 36 ग्राम ऑफ द वाटर। क्वेश्चन के अंदर भी क्यों क्या पूछ रहा है? 16 ग्राम से कितना वाटर मिलेगा एंड योर फाइनल आंसर इज 36 ग्राम। तो ग्राम के अंदर प्रोडक्ट की क्वांटिटी आ गई, ग्राम के अंदर रिएक्टेंट की क्वांटिटी थी एंड दिस रिलेशनशिप टुगेदर नोन एज मास टू मास रिलेशनशिप। और जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आप कर रहे हो इसको आप क्या बोलते हैं? स्टोशियोमेट्रिक केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। आई एम टेकिंग द 1 मोर एग्जाम्पल। मैंने एक और न्यूमेरिकल लिया यहाँ पर। हाउ मैनी मोल्स, ये एक और रिलेशनशिप आ गया। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, how many moles of methane are required to produce 22 ग्राम of CO2 after combustion। हमें 22 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस्ड करने में कितने मीथेन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? एज पर द स्टैचियोमेट्री ऑफ द केमिकल रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ भी मीथेन को ही बर्न किया है और मीथेन को बर्न करने पर जो रिलेशन निकल के आएगा उसमें आपका ये 1 मोल मीथेन जब 2O2 से कंबाइन करता है तो 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2H2O मिल जाता है। पिछले न्यूमेरिकल में वाटर के रिलेशंस को फाइंड आउट करना था, इस न्यूमेरिकल में हमें O2 का रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले हम CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। कार्बन का मास 12, O2 का मास 32 and 12 plus 32 becomes the 44 ग्राम। 44 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस करने में हमें कितनी मीथेन चाहिए? दैट इज़ 1 मोल। 1 मोल तो 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी? दैट इज़ 1/44। और 22 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी? 1/42 इंटू 22। तो यूनिटरी मेथड से द आंसर मस्ट बी द 0.5 मोल। इज इट क्लियर? तो दिस इज़ द अनदर न्यूमेरिकल इन विच द ग्राम टू ग्राम रिलेशन मतलब मास टू मास रिलेशनशिप आपने फाइंड आउट कर लिया बेसिकली इस न्यूमेरिकल्स के लिए।
अब इसी अकाउंट में मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम स्टीम ऑन इट। जब स्टीम को मैं वाटर से रिएक्ट कराता हूँ तो कितना ऑक्साइड का प्रोडक्शन मुझे मिलेगा। एंड द बेसिक रिएक्शन बिकम्स Fe प्लस वाटर combined to form Fe3O4 plus H2। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए, तो 3Fe 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। एज पर दिस क्वेश्चन आयरन का मास होता है 56, तो हमारे पास 56 इंटू 3 168 ग्राम क्या है आपका आयरन अवेलेबल है। स्टीम कितनी अवेलेबल है आपकी 4 इंटू 18 दैट इज 72 ग्राम। तो नाउ एज पर दिस इक्वेशन जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, 72 ग्राम स्टीम विल रिएक्ट कितने ग्राम से करती है 108 ग्राम से। मतलब अगर हमें 72 ग्राम स्टीम को रिएक्ट कराना है तो मुझे कम से कम 168 ग्राम आयरन चाहिए होगा। इससे कम होगा तो स्टीम प्रॉपरली रिएक्ट नहीं करेगी या स्टीम की कुछ क्वांटिटी उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगी। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा आपको, तो 1 ग्राम के लिए ये आएगा 168/72, एक स्टेप मैंने यहाँ बता दिया। और 18 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, तो 18 ग्राम रिएक्ट करने के लिए 168/72 into 18 168/72 into 18 and it become the 42 gram of the iron। And in this way the total mass of the iron required to obtain the Fe3O4 when it react with the steam, that is the 42 gram। So now in this numerical again we are taking the one more example of the mass to mass relation between the reactant and product। So overall we can say the branch of the chemistry which is essential to find out the numerical analysis between the reactant and product। जब आप कोई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख लेते हो तो उस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में मास टू मास रिलेशन के लिए या वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिए या मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप के लिए या मोल टू मोल रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आप स्टडी करते हो उसको आप स्टोशियोमेट्री कहते हो। तो इन दिस पार्ट वी हैव डन द वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज द स्टोशियोमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। टुडे ऑनवर्ड इन मैनी प्लेसेस दिस टर्म्स वी हैव टू यूज stoichiometric coefficient in class 11th and 12th and so on। तो बेसिकली दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो मोल कॉन्सेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट था, ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। मैं कुछ और न्यूमेरिकल लेके आऊँगा इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द सॉल्यूशंस ऑल्सो। इज इट क्लियर? थैंक यू।